कुछ मतलब नहीं। अभी आपसे खड़ा करके कोई पूछ ले कि कभी जीवन में सोचा है कि मैं क्या बनूं, अभी वर्मा साहब ने पूछा, हकीकत में हमारे पास उत्तर है ही नहीं। और किसी ने दबे चीथे कह दिया कि साहब मैं तो ये बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, तुरंत पूछ लिया कि इसके लिए आपने तैयारी क्या कर रखी है, तो फिर मामला अटक जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना बात। एक तो उत्तर दे सकते हैं। हमारे गांव के एक पुरानी कहावत चलती है कि कोई एक आदमी को लोगों ने कहा कि भैया ऊंट चुरा करके, पहले जमाने में ऐसा ही होता था कि जंगल में खड़े रहते थे, तो ऊंट पे बिठा दिया और उसको कहा कि इसको तारानगर ले जा, मान लीजिए यही होगा, दूर है थोड़ा मेरा गांव इसलिए, तो वो उसको दो एक पीढ़ी के नाम रटा दिए, कहा कि तेरे को जो अपना नाम है वो था जिस जाति का, उसकी बजाय दूसरी जाति का, क्यों राजपूत ज्यादा करते थे चोरियां वोरियां, तो राजपूत का तू सिंह लगा देना अपने नाम के सामने, तो कहा शेर सिंह बता देना अपना नाम, पिताजी का नाम कोई उनार सिंह बता देना, ठीक है। अब वो बात चल गई। अब वो गांव में से बेचारा चल रहा है, सीधा साधा सिंपल आदमी था, साधारण आदमी था, दो नाम रटे रटाए थे। गांव में से जब निकल रहा था तो पूछा कि भाई कौन सा गांव है, गांव उसने दूसरा जो बता रखा था वो गांव बता दिया, अपना गांव बताया नहीं। नाम का शेर सिंह, तो जो गांव में बैठे थे उनमें से किसी आदमी ने पूछा शेर सिंह की को पोतो है भाई, तो उसने कहा रुपए में गोड़ को, तो बात उसने सीखी क्या थी, दो ही तो चीजें सिखा के भेजी थी। अपने दादा का नाम तो उसी को मालूम था, वही था, उसको बताया नहीं था, दादा का भी पूछ सकते हैं। इस तरह का झमेला हमारे सामने हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये रटा रटाया काम चलेगा नहीं, परंपराएं। इसलिए मैं ये थोड़ा सा, इसलिए कि आप लोग थोड़े उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के चक्कर में ज्यादा चिंतित हो गए थे, आपको थोड़ा यूं हल्का करके फिर हम बात करें। क्या होता है, बातचीत करने का तरीका हमारे पास में होना चाहिए। बात यदि हम ढंग से नहीं कर पाते हैं तो ये सबसे वाणी व्यक्तित्व का दर्पण है। जिस व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं उसका दर्पण, उसका चेहरा आपके सामने, वो आपको दिखाता है। और चेहरा क्या करता है, कभी ये जो कैमरे से अभी फोटो ले रहे हैं सर सोनी जी, तो वो फोटो जो लेंगे वो फोटो कैसी आनी है, जैसा आदमी है। एक कवि से पूछा गया कि जो साहित्य आप लिखते हो वो कैसा लिखते हो, तब उन्होंने कैमरे का नाम लिया, इसलिए मैं याद आ गई मुझे। उन्होंने कहा कूड़ो साचो कैमणूर है नी मारे हाथ, कवि समेरो कैमरो विश्व बात विख्यात। समय का कैमरा है, वो चित्र खींचता है, तो सच्ची वाली बात हमारे सामने आनी है। उस बात को यदि हम नहीं कह पाए, जिस तरीके से कहना चाहिए वैसे नहीं कह पाए, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अपने घरों में यदि आप माँ दादी नानी मामी से बात करेंगे तो वहां पर एक कहावत चलती है कि बाई जी का बोलना और भले घरा की राड़, राड़ समझते हो, लड़ाई। जब माँ के घरा है बाई जी बोले नहीं लगे कि चौके चौके घर, हम तो लड़ाई इतनी माड़ी को नहीं हुए जितना बोले, तो फिर गड़बड़ होगी ना। इस तरह की बोली हमारी किस बात की, दो तरह के पक्ष बोलने में हमारी भाषा को यदि हम देखते हैं तो एक हमारा शाब्दिक जो संवाद है वो रहता है, और शाब्दिक संवाद के साथ में तीन बातें, एक आपका शरीर काम करता है, एक आपके शब्द काम करते हैं, और तीसरा है कुछ अंदाज, आपका लहजा काम करता है, टोन। किस लहजे में, अंदाजे बयां क्या है, आपका कहने का तरीका क्या है। आपने किसी से कहा कि पधारिए, अभी आए प्रशांत जी को मैं कहूं कि पधारिए तो ठीक है, फिर मैं कहूं पधारो, हो गई मामला गड़बड़। एक ही शब्द है और पधारो कर दिया तो जाना हो गया। ये टोन काम करती है, वो किस तरीके से आप कहते हैं। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक भाषा हमारी है, वो 70% काम करती है। कितने प्रतिशत? इस पर हमारे पुराने लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है। यदि साहित्य में आप पढ़ेंगे, ये बॉडी लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट अभी हमारा नया जमाना आया तब लोगों ने ये व्यक्तित्व विकास की बात के साथ में बॉडी लैंग्वेज को जोड़ा, आंगिक भाषा, शारीरिक भाषा। इसके पहले हम आंगिक भाषा पे बात नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, इसकी भी बात मैं करूंगा। दूसरी, हमारे पास में जो कुछ शब्द हमारे हैं वो, और जो लहजा हमारा है वो, तो लहजे का काम है 20%, कितना, और शब्दों का काम कितना, 10%। अब आप कहते हैं कि साहब हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, शब्द नहीं है, क्या बोले, कितना काम है शब्दों का, 10%। उन 10% शब्दों को आपको काम में लेना है, 20% लहजा आपका होना चाहिए, बाकी तो काम शरीर कर रहा है, शरीर के सभी अंग कर रहे हैं। हमारे पुराने लोगों ने इसलिए बॉडी लैंग्वेज पे बात नहीं की कि ये बॉडी लैंग्वेज वाला फैक्टर जन्म से लेकर के हम संस्कार देते चलते थे, इसलिए आवश्यकता ही नहीं थी कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खड़े रहना है।
बातचीत कैसे करनी है, किससे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, सारी बात तो हम सिखा देते थे पहले से। उठते ही प्रणाम करते थे बच्चे, आजकल गुरुजी नमस्कार, अरे भाई तू नमस्कार करे लड़ाई करे? तरीका तो होना चाहिए ना, नमस्कार का भाव है मतलब नमन का भाव होना चाहिए। बात करते समय अकड़ करके बात क्यों कर रहे हो? ये जिस दिन हमारे सामने आ गई, खूंटा काट दिया जाकर के खड़े हो गए, जैसा ही पूछा जाता है उसका जवाब किसी ने, आपका तो हरियाणा हो रहा गया नजदीक इसलिए सारी गड़बड़ है, ये जो कुछ जवाब देना उल्टा देना है, मजबूरी है। मैं भी पिछले दिनों कहीं एक अखबार में पढ़ रहा था, यहाँ का कोई किस्सा आ रहा था, कहा कि कोई एसपी साहब गांव में गए और कोई पार्टी वार्टी में गए होंगे कहीं किसी के साथ में, तो चौधरी साहब जो सरपंच थे उन्होंने कहा एसपी साहब खाने में क्या बनवाऊं? तो एसपी साहब वर्मा साहब की तरह थोड़े कम खाना पसंद करने वाले थे, कहा मेरे लिए तो खिचड़ी बना देना। ठीक है। अब फिर पुलिस वाला मेरे जैसा खड़ा था, उसको पूछा कि थाके क्यों भैया एसपी साहब को खिचड़ी बनाओ, मांगे तो खड़ भेज देंगे थोड़ी। एसपी साहब को खिचड़ी मिलेगी तो हमें क्या मिलने वाला है? ये जैसा तरीका है आपके यहाँ, तो सीधी बात करनी नहीं है। वो सीधा भी कह सकते थे कि भाई ये तो खाते नहीं है खिचड़ी, अच्छी चीजें नहीं खाते, हम तो हलवा खा लेंगे, सीधा कह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से बात कह दी। तो ये जो कहने का तरीका है हमारा, हम लोगों को अपनी बात को किस तरह से कहना, इसको ध्यान करना पड़ेगा, कहां पर कैसे करें, हम इसकी बात शुरू करें। बॉडी लैंग्वेज वाला विषय आपका ऐसा है कि आप विनम्र लगने चाहिए, आपके मन में सामने वाले के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप अकड़ करके बैठे हैं, हाँ बोल, इसका मतलब हुआ कि क्या पूछ सकता है, तेरी क्या औकात है मुझे पूछने की, अकड़ करके बोल रहे हैं। तो ये इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में हमारे विद्यार्थी जाते हैं और आगे पांव पे पांव धर के सीधे बैठ जाते हैं, सामने वाला सोचता है कि ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं इसका लूंगा। ऐसा लगना नहीं चाहिए। ये विनम्रता का भाव आप में आना चाहिए। किस व्यक्ति के पास कितना आपको जाना है, पर्सनल जोन, कभी आपने बात पढ़ी है तो आपका निजी एक क्षेत्र होता है, एक दायरा होता है, आप खड़े हैं, आप किसके पास कितना जा सकते हैं इसका ध्यान हमें रखना है। आप अपने पिता के पास कितनी दूरी पर खड़े रहेंगे, माँ के पास कितनी दूरी पर खड़े रहेंगे, बहन के पास कितनी दूरी पर खड़े रहेंगे, दूसरे किसी पुरुष या महिला के पास में आप कितनी दूरी पर खड़े रहेंगे, ये आपका बातचीत करने को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। कितनी दूरी पर आपको रहना, ये ध्यान करना पड़ेगा। और जिस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आप जाते हैं, वहां पर हम ये चीजें विशेष रूप से देखते हैं कि कौन विद्यार्थी, कौन सामने बैठा छात्र जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ है, वो विनम्र कितना है, किस तरह से बैठा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके मन में, उसके चेहरे पर कैसे भाव है, ये ध्यान आना चाहिए। और आप जैसे ही असहज हो जाएंगे वैसे ही आपकी वाणी प्रभावित हो जाएगी। असहज होते ही सर्दी लगती है तो जुबान लड़खड़ाती है, गर्मी लगती है तो भी जुबान है वो शरीर के प्रत्येक अंग से प्रभावित होती है। जब भी आपके शरीर के किसी हिस्से पर थोड़ा सा तनाव आएगा, आपकी जुबान प्रभावित हो जाएगी। इसलिए शरीर को बिल्कुल सही से रखना होगा, तभी जाकर के जुबान सही काम करेगी। हम यदि पहले आपको दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में ले जाऊं तो एक संस्कृत में श्लोक पढ़ते थे, का कह कृष्ण पिके कृष्ण कह वेद पिक का कहो वसंत काले संप्राप्ते। शाबाश, ये अच्छा लगा कि संस्कृतियां चलती है तो बोल तो दी, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। का कह पिके पिके, वसंत काल जब आता है, कौवा भी काला है और कोयल भी, लेकिन कब पता लगा? जब वसंत ऋतु आई, जब बोले, क्योंकि कोयल वसंत के बिना बोलती नहीं है, बाकी समय में उसको बोलना अच्छा नहीं लगता। जब मेंढकों की टर आती है ना, कहा ना रहीम ने, पावस दे की रहीम मन कोयल साधी मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे ही कौन। इसीलिए कहा उसने, कोयल यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो सोनी जी जैसे बुद्धिमान लोग तब बंद हो जाते हैं जब टर करने वाले मेंढक बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए पावस के समय, पावस माने बरसात, बरसात के समय में कोयल बोलती नहीं है। तो वो जब हमने सुना कि बातचीत करेंगे, बोलेंगे, किस तरह से बोलना है, वो कोयल मीठी बोलती है। कागा किसका धन हरेर कोयल किसको दे, एक बोली के कारण जग अपनो कर ले। कौवे ने बेचारे ने कौन सा मुकदमा कर दिया आप पे, है? जमीन की सींव तो काटी नहीं उसने, लेकिन सीधे सीधे जब चिड़ियों को दाना डालते हैं तो तीर कमान लेकर के बैठी रहती है बूढ़ी दादी। कौवा दिखते ही तीर कमान तानती है। चिड़ियों को भी तीर दिखता है, लेकिन उड़ता कौन है? उसको पता है कि मेरे लिए ताना है। चिड़ियां कहती हैं हमारी रक्षा कर रही हैं। ये आत्मीय भाव जुड़ता है पशु पक्षियों से भी हमारा,
इसलिए ये जो बोली का संबंध है, उस बोलने वाले विषय को, बातचीत करने वाले विषय को आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारी आवाज कैसी होनी चाहिए, हमारे शब्द चयन कैसा होना चाहिए। जिस स्थान पर आप हैं वहां के हिसाब से शब्द चयन होना चाहिए। हमारे यहां पर चिट्ठी शब्द बोलते हैं, चिट्ठी, चिट्ठी माने पत्र, कागज, लेकिन चिट्ठी यहां पर प्रचलन में आ गया कि मरे हुए के लिए जो मृत्यु सूचक पत्र है उसको क्या बोलते हैं। हमारे गांव में सीधे जाके कैसा था कि चिट्ठी आएगी तो रोना धोना शुरू हो जाता है। तो जिस स्थान की बात है, स्थानीयता के हिसाब से शब्दों का चयन करना है, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसा परंपरा जैसी है, जैसी रीति रिवाज है, उसके हिसाब से आपको शब्दों का चयन करना पड़ेगा, उसी रूप में आपको काम करना। आप कहते हैं व्याकरण मानते हैं हम, तो बिल्कुल व्याकरण के संबंध लिखो। हिंदी के आदमी लाटा साहब कहेंगे व्याकरण को नहीं छोड़ना है, और व्याकरण को नहीं छोड़ना तो एक वचन के लिए एक वचन की क्रिया लेनी है, यही है ना क्रिया। वह जाता है और वे जाते हैं, लेकिन भाई जाता है और पिता क्यों, तो 2 4 5 है क्या, एक ही है ना। तो यह व्याकरण को भी छोड़ना पड़ेगा। लोक सम्मान की दृष्टि से व्याकरण को भी छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ना, पिताजी आ रहे हैं और भाई आ रहा है, करना पड़ेगा ना। इसलिए वहां पर हमें ध्यान करना है कि कौन सी चीज कहां पर सम्मान के साथ में जुड़ी है, वैसे ही हमें प्रचलन में, वो प्रयोग में अपनी बात में लानी पड़ेगी। अपने मन के भाव किस तरह के, शब्दों को चयन के साथ में मन के भावों को जोड़ना है। उसमें आपका अंदाजे बयां, आपकी लहजा आपका क्या है, टोन क्या है आपकी, वो ज्यादा प्रभावित करती है। कहने के लिए एक पुरानी बात चलती है कि कहीं लोग चल रहे थे, चलते चले आ रहे हैं, राजा सामने मिले और राजा से जब बातचीत हो रही थी, उस दौरान एक साथी ने जब कहा तो राजा ने उसको हाथी दान में दे दिया, कहा कि तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए अपना जो हाथी था उसको दे दिया पुरस्कार में। फिर दूसरे ने सोचा कि इसको हाथी दिया तो मेरे को भी कुछ मिलेगा, उसने भी अपने तरीके से बात कही, लेकिन उस बात में राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि इसको नीचे डालो और हाथी वाला पांव इसकी छाती पे रखो। दोनों साथ साथ ही थे। तब फिर तीसरा आदमी जो साथ में था उसने कहा कि बात कहने का तरीका आपको आया नहीं, वही राजा है, वही प्रसंग है, वही बात कहनी थी, लेकिन आपको जो कहना चाहिए था उसका तरीका आपने बदल दिया। बातड़ल्या बिगताड़ल्या जे कोई कहे बढ़ाए, बाता हाथी पाए बोर बाता हाथी पाए। एक ने तो हाथी को प्राप्त कर लिया और दूसरे ने हाथी का पांव छाती पर ले लिया। ये बात कहने का तरीका था। और वो तरीका क्या है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। आप सत्य तो कहो, लेकिन कैसा सत्य कहना है? प्रिय सत्य कहना है। काने आदमी को आप काना कहो और कहो कानिया ठार, फिर वो आपके साथ में सज्जनता का संबंध रह सकता है क्या? है? उससे कोई संवेदना रख सकते हो, सहानुभूति रख सकते हो, व्यवहार अच्छा रह सकता है। उसको आपको क्या कहना है? उससे पूछ सकते हैं, आंख कैसे फूटी पूछना है तो कानू किया मैं पूछ, ऐसा थोड़ी पूछोगे। पूछने का तरीका है ना। काने ने कानू कया बिगड़ जात सब बैन, धीरे धीरे पूछ ले किया फूट गयो नैन। ये इस आपको लहजे से बात करनी होगी, उससे बात करनी आप करिए। आप ढंग से बात कर सकते हैं। आपको माहौल देखना है। हमारे वृंद कवि, हिंदी के कितने लोग आप में से? हिंदी के हाथ पर करो देखो। अभी दाता साहब कहेंगे मैं क्यों हूं यहाँ। वृंद कवि हुए, राजस्थान के बहुत अच्छे हिंदी के कवि हुए, नागौर के रहने वाले थे, इसलिए विशेष रूप से हम पढ़ते रहे। नीति और लोक व्यवहार की बात में वृंद एक दोहा तो हम रोज सरस्वती वंदना में सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात पढ़ते आए ना। अगली लाइन, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये वृंद का दोहा हमेशा से पढ़ते आए। ये करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, ये भी वृंद का ही दोहा। वृंद ने लिखा कि बातचीत करते समय आपको देखना है कि कौन सी अच्छी से अच्छी बात भी है, लेकिन समय ढंग से नहीं चुना तो वो बात आपकी खराब हो जाएगी। और खराब से खराब बात है, लेकिन समय आपने अच्छा चुन लिया तो बात ठीक हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 2 दोहे लिखे इसी बात को कह करके। उन्होंने कहा कि बात आपकी ठीकी है, निकी हो सकती है। निकी शब्द समझ लो, निकी माने अच्छी। अपने यहाँ समाचार पूछते निका हो गए, यानी ठीक हो गया, अच्छा हो। और फीकी माने तो खराब है। उन्होंने कहा कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, अच्छी होते हुए भी बिना अवसर पे कही हुई बात
फीकी हो जाती है, बेअसर हो जाती है। कब? जब आपने बिना अवसर के कही। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जिमी बरन्नत युद्ध में रस सिंगार में सुहाग। जिस तरह से युद्ध का वर्णन कर रहे हैं और उस समय श्रृंगार रस में आपने कुछ बोलना शुरू कर दिया तो कैसा लगेगा? राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ सेनाएं तनातनी लेकर के खड़ी है, तीर कमान तने हुए हैं, और उस दौरान भगवान राम कहते हैं रावण जी मेरी तरफ आइए। लगेगा? श्रृंगार में बात कर सकते हो? वहां पर तो गाली अच्छी लगती है, अरे ओ तू क्या कर रहा है, ललकारना अच्छा लगता है। तो जब युद्ध का वर्णन हो रहा है उस समय श्रृंगार की बात नहीं की जा सकती, इसलिए वहां पर आपको अच्छी बात है। श्रृंगार तो ऋतु रसराज है, सबसे बड़ा रस है, लेकिन श्रृंगार की बात युद्ध के समय में अच्छी नहीं लगती। और दूसरा वृंद ने कहा कि बात आपकी कितनी फीकी हो सकती है। अपने यहां पर बात जब करते हैं तो ये कि भी गाली निकाल दी किसी ने तो फिर तो पिटाई होनी चाहिए उसकी। ये तरीका है ना सीधा सीधा, गाली निकालने वाला जूते खाता है, ये कहावत है। लेकिन जब हमारे विवाह शादी होती है उस समय समधने गालियां गाती हैं और समधी गवाते हैं, और यदि कहीं हो गया कि समधन ने गाली नहीं गाई तो समधी नाराज होता है और गाली सुनकर के पैसे और देता है। आप सुनते हैं रिवाज है ना अपने यहाँ का, गालियां सुनते हैं और उसके बाद में पैसे देते हैं। इसलिए वृंद ने कहा कि फीकी पे नीकी लगे कहियो समय विचार। फीकी होते हुए भी बात अच्छी हो जाएगी, समय का विचार करके कहो। फीकी पे नीकी लगे कहियो समय विचार, सबको मन हरकित करे ज्यों विवाह में गारे। विवाह के समय में गालियों का गाना प्रचलन है जो कि सबके मन को हर्षित करते हैं। और वो वहां पर गाली गाने में सभ्य गालियां होती है। गाली का मतलब ये कोई आप ये सोच लो कि गाली कैसे गाते हैं, खैर सुनते ही है सारे समाज में। अब तो धीरे धीरे प्रचलन हट गया, लेकिन उस गाली में धीरे धीरे मस्के लगाए जाते हैं। तुम्हारी माँ ऐसी, उसके सेडा पड़ता है, ये करती है ना बातें वो फिर इस तरह की बातें करके उसके चुट्टी काटते हैं, उसको नाराज। और उसका कारण क्या है? समधी तो बैठे ही है, साथ में उनका जमाई भी बैठा है। उसके माद्य को देखना है कि उसमें कितनी औकात है, वो भी उछल करके लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा या सहन भी कर लेगा। और अपने माता पिता के सामने उसको ये सहज कर देना है कि ये तेरा ससुराल है, रात से तेरा घर है, इसलिए तेरे घर में जितनी हंसी मजाक हो सकती है, तेरे परिवार के विषय में बात हो सकती है, वो इस परिवार में भी हो सकती है। आने वाले समय में ऐसा नहीं हो कि तेरी कोई सलहज या साली तेरे साथ में मजाक करे तेरे परिवार के विषय में, तू लड़ाई झगड़ा करके तलाक तक पहुंच जाए। ऐसी स्थितियां नहीं हो। सहज करने का है, दोनों परिवारों को सहज करने की बात है। ये हमारे यहाँ की परंपराएं रही। यही सारी परंपरा यदि हमने परिवार में रह करके ढंग से सीखी है, सुनी है, बात की है, और अपनी बात को कहने का तरीका हमने ढंग से सुन लिया है, समझ लिया है, तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है। आपके पास में कितना ही ज्ञान होगा, लेकिन आप अपनी बात को कह नहीं पाएंगे तो क्या होगा? परीक्षा में नंबर किसके आधार पर मिलते हैं? जो कॉपी में लिखा हुआ है। आप तो बहुत बड़े वेदव्यासी हैं, सब 18 पुराण आपने लिख दिए सारे, लेकिन परीक्षा में कुछ नहीं लिख रहे तो 0 आएगा, फेल हो जाओगे। वहां वेदव्यास को कोई देखेगा नहीं। इसलिए आप लोगों को अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को ढंग से सशक्त रूप में प्रभावित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शब्द चयन अच्छा होना चाहिए, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, और साथ में बॉडी लैंग्वेज वाला विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसको ध्यान नहीं रखा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। किस तरह से कहना है, कब कहना है, किस लहजे में कहना है, ये बात आपको आनी चाहिए। अब रही बात जो विषय है उसको कैसे तैयार करें। बात क्या करेंगे? जब विषय आपके समझ में नहीं है, आप तो बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन आपके पास में है नहीं कि बोलूं क्या। आपको बोलना है कि अभी प्रजातंत्र पे बोलना है, न तो आपको प्रजा का मालूम न तंत्र का मालूम, क्या बोलोगे? जानकारी उसकी होनी चाहिए ना, तो विषय हमारे पास होना चाहिए। उस विषय की जानकारी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, उत्तर नहीं चाहिए, अपने आप से उत्तर देना। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन पढ़ करके अपने विषय में सोचते हैं, न्यायोचित तरीके से विचार करते हैं कि क्या मैं फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की या थर्ड ईयर की विद्यार्थी हूं या का विद्यार्थी हूं, और उसके लेवल पर मेरा आज अपने आप को जस्टिफाइड करने का मन कर रहा है। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? घर जाके सोचना, आज विचार करना कि क्या मुझे थर्ड ईयर में होना चाहिए, हक है क्या मुझे, या इस थर्ड ईयर की डिग्री लेकर के सड़क पे जाकर के सरकार के विरुद्ध मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए कहूं कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं नियोक्ता होकर के अपनी कंपनी में
आपके स्टैंडर्ड के किसी व्यक्ति को नियुक्ति देने के लिए तैयार विचार करें, क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया। अभी वर्मा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपकी आंख खोल रहा हूं, आपको पक्का पक्का बता रहा हूं कि पढ़ना छोड़ दिया हमने। हमारे आदर्श दूसरे हो गए, हमारे शौक दूसरे हो गए, हमारी संभावनाएं दूसरी हो गई, हमारी अपेक्षाएं दूसरी हो गई, मूल चीज से कट चुके हैं हम। पढ़ना लिखना हमारा बिल्कुल बंद हो गया। नियमित रूप से कितने लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर लेंगे तो कहीं से आना नहीं, आप अपने आप से ही उत्तर लेना। रोज कितना पढ़ते हो? परीक्षा का समय आ गया, ये हमने इस सेशन को बिता भी तो दिया, 6 महीने गए, 7वां चल रहा है। 7 महीने में हमारे पास में कितनी कमाई है वो पूंजी देख लेना। बचत खाता आपका कितना बोल रहा है, बैलेंस क्या है उसका, ये आप देखेंगे आपकी पढ़ाई का। सच्चाई तो ये है कि हमें अपनी किताबों के नाम याद नहीं है। पाठ्यक्रम में कौन कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन से विषय हैं, कौन से संप्रत्य हैं, उनकी हमें जानकारी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस संजीव पासबुक का इंतजार कर रहे हैं। पासबुक से भी 1 वीक पे आगे, और 1 डे 1 नाइट आने वाली है थोड़े दिनों में, उधर हमारा ध्यान रहता है। इसलिए मित्रों, ये विचार कर लें कि ये जो तरीका हमारा है, इस तरीके में आपको समाज के बीच में जाने का अधिकार नहीं होगा। दुनिया बहुत तैयारी कर रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि सारे एक जैसा ही काम कर रहे हैं। कोई भी, एक वो पुरानी सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है कि कहीं गांव में बरसात नहीं हुई और गांव के सारे लोगों ने तय किया कि हमें इस पास वाले तालाब में दूध डालना है। सारे गांव ने कहा कि रात के अंधेरे में जाकर के दूध डालिए। हर एक घर से 1 लोटा दूध जाना था, लेकिन जो भी घर से निकला उसने सोचा यार पूरा गांव तो दूध डालेगा ही, क्यों आधा लीटर दूध खराब करना। इसलिए उसने पानी लिया और डाल के आ गया। और सुबह जाते देखा कि एक भी व्यक्ति ने, गांव में से एक भी व्यक्ति ने दूध नहीं डाला था उसमें। ये तालाब हमारा है। अब आप सोच लें हम कितना पढ़ते हैं। इसलिए हमारा दावा नहीं बनता है, हकीकत में बात ये है, हमारा दायित्व ये बनता है कि हम आपको जागृत करें। आप में से कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने आकर के टीचर से कहा कि हमारी क्लास लेनी है? कितने लोग ऐसे? कितने लोगों ने आकर के पूछा कि आज मेरे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, इसलिए सर हमें ये समझा दीजिए। ये मैथ्स वालों की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि ये तो आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है। साइंस वालों से पूछना आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन आपने कब आकर के उस विषय के लिए पूछा जिसको आप ढंग से समझ सकते थे, उसको और बढ़िया कर सकते थे। ये नहीं पूछते हैं तो ये गड़बड़ है मामला। इसलिए आप अपनी बात को कहने के लिए विषय का ज्ञान आपके पास में जरूर होना चाहिए। शब्द चाहे कम हो जाए। एक कोई आदमी को बोलना नहीं आता था, अंत की ओर चलूं मैं क्योंकि आधा घंटा हो गया मुझे। इसलिए एक व्यक्ति को बोलना नहीं आता था, मात्र तय बोलना आता। क्या बोलना था? तय 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 तुतलाता था, इतना ही बोलना आता था। लेकिन उसके पास विषय का ज्ञान बहुत अच्छा था, पढ़ता लिखता था, वो सोचता था, विचार करता था। इसलिए कभी सोच लिया आप जो सुने कि यार ये क्या बात करेगा, ये क्या सुन सकता है, क्या बता सकता है, क्या बोल सकता है। 2 पिता पुत्र झगड़ रहे थे, उन पे बात करनी थी। किसी ने अपने तरीके से कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उसने भी कहा मैं भी कुछ बताऊं साहब। अब मैं बताऊं तो क्या बताएगा, तू तो तय 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 बोलेगा। लेकिन उसने काव्यात्मक रूप से कहा तू तो तातो तात ते तोते तातो तात ते ते तोते तात ते तूत तात तन तात। दोहा पूरा है, हिंदी किसी को आती है तो देख ले। पूरी 13-14 मात्राएं, 24-24 दोनों जोड़ बन गए, दोहा बना। अर्थ समझ ले। उसने समझाया उस लड़के को, तू तो तातो तातते, तू तो तेरे बाप से ज्यादा गर्म मिजाज है। तू तो तातो माने गर्म होता, तू तो तातो तात माने बाप, तू तो तातो तातते, तू तेरे बाप से ज्यादा गर्म मिजाज है। और तोते तातो तात, और तुमसे तुम्हारा बाप ज्यादा गर्म मिजाजी है। तू तो तातो तातते, तोते तातो तात, और तेते तोते तातते। इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बीच में तू तात तंता, जब भी हमें बात करनी है तो ज्यादा शब्दों की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं, विषय का ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए। और वो विषय वाले ज्ञान के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सोशल मीडिया काम करेगा। हो हमने अभी इसलिए सेमिनार कराई, सब कह रहे थे सोशल मीडिया पे काम क्या है, फोटो डाल दी रोज रात दिन। एक तो ये बड़ा काम चल रहा है, पिछले फोटो डाल दी, सब लाइक कर रहे हैं। नालायक आदमी को लाइक करने का काम सोशल मीडिया का। कोई भी आ गया डाल दी, फोटो डालिए, दादी मर गई लाइक, अरे
काम चल रहा है, और थोड़ी सी आप कड़वी बात कहो उसे कि प्रशांत जी आज आपने ये ठीक काम नहीं किया, ये आपने गलत लिखा, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, दो एक बार तो कमेंट सुनेंगे, पढ़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ब्लॉक कर देंगे आपको। इससे जीवन में पलायनवादी प्रवृत्ति जागृत होती है। हम किसी भी समस्या को फेस करने का जो मादा होना चाहिए उससे हटते चले जा रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया ठीक है, आपका शौक है, ज्ञान लीजिए, अच्छा ही उसमें बहुत है, मैं उसको नकारता नहीं हूं, लेकिन आप ये सोच लें कि किताब को छोड़ दें और सोशल मीडिया वितरणी पार करवा देगा तो भेड़ की पूंछ पकड़ कर भौजल से पार नहीं हुआ जा सकता, वो तो डुबो के छोड़ेगी। इसलिए आप इन किताबों को पढ़िए, अपने गुरुजनों के पास में जाइए, इनसे बातचीत कीजिए, और जहां पर बुला बुला के ला रहे हैं ना, आओ आओ, ये भरा रहता है मैदान और कहा सा व्याख्यान होगा, उन्होंने सोचा मार दिया, पता नहीं क्या होगा, क्यों जहर दे रहे हैं क्या? भेड़ की आंख में घी डालते हैं तो वो कहते हैं मेरे फोड़ रहे हैं आंख। ये स्थितियां हमारे पास में है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो बैठे हो, हमारे लिए बहुत माननीय हो और इस समाज को बहुत अपेक्षाएं आपसे, लड़कियां सारी बैठी हैं, जिम्मेदारी से आप लोग अपना काम करें, अपने व्यक्तित्व को उन्नत करें, अपने मन के उस फियर को निकालें, भय को निकालें। आज कहीं भी समाज में किसी भी जगह नारी जागृति के जिहाद को रोकने की औकात किसी की नहीं है। आप खुद अपने आप को मजबूत बनाइए, सारा समाज आपके साथ में है। आज प्रत्येक परिवार चाहता है मेरी बेटी पढ़े, प्रत्येक परिवार चाहता है बहू पढ़ी लिखी आए, कोई कहीं समस्या नहीं है। इसलिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, समाज के सामने आना है, पूरे मादे के साथ में आइए, पूरा जन सैलाब आपको देखना चाहता है, उस तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए। युवा शक्ति पीछे बैठी है। अब आप देख लें यहाँ इस होल का भी प्रतिशत देखेंगे तो हम बहुत पिछड़ रहे हो, ये चिंता करने का विषय है। हम काम करना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते, ये सारी चीजें धीरे धीरे कट रही है। हमारे लाडनू के एक कवि ने लिखा, उसको कहा गया कि भाई नारी शक्ति पर लिखना है तो मोटारा नीची मूंछ करो, आयो राज लुगाया रो। उसमें वो लिखते हैं, वो आकर के कहा कि भाई घर में आदमी ने सीखा नहीं, कम थे, तो उन्होंने ला करके, जानू नाम का आदमी है परिवार में, जो उसका पति है, बानू पत्नी का नाम है, तो जानू थे राखो नानू ने, और रेवड़ टुरवा दो कानू ने, बोलन चालन ना सूर नहीं बढ़ते भेजा दो नानू ने। अब वो क्या करेगा कि वो सरपंच किसको बनाना है, उसका निर्णय जब आया तो जानू थे राखो नानू ने, यानी ये जानू तो बच्चे ने खिला, और सरपंच बनन दे बानू ने, बोलन चालन ना सूर नहीं रेवड़ टुरवा दो कानू ने, इसको रेवड़ में भेज दो। इसलिए ये स्थिति हमारी होने वाली है। नारी शक्ति आगे बढ़ेगी, समाज आगे बढ़ेगा, हम सब ध्यान कर लें। और बोलने चलने का तरीका हमें आना चाहिए, सामान्य व्यवहार की चीजें यही है। जब भी हम अपने मन में विचार करके अपने व्यक्तित्व को विकसित करेंगे, जो बातचीत करने से पहले सोच लें, कहने से पहले सोचेंगे, तो हमेशा आपकी बात प्रभावी होगी। हम लोगों को यहाँ पर आने का अवसर देते हैं, सोनी साहब का, प्रशांत जी का, दवे साहब का, मैडम जी का, लाटा जी का, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। और कॉलेज एजुकेशन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम आप युवाओं के साथ में रहते हैं तो जीवन भर ये ऊर्जा जज्बा हमें भी बना रहता है कि अभी जिंदा हैं, और ये जिंदा होने का प्रमाण हम देते रहे, ऐसे आप लोग मिलते रहेंगे, आपसे ऊर्जा मिलती रहे। पर अगली बार ऐसा परिणाम आना चाहिए जब हम सुने कि तारानगर कॉलेज से ऐसे कुछ विद्यार्थी निकले जो इन परीक्षाओं में आगे आए, जिन्होंने कुछ नया काम करके दिखाया। आईएएस की परीक्षा हो रही है, आरएएस की परीक्षा हो रही है, उनमें कहीं आगे आकर के दिखाएं, मर तर करके रह करके पटवारी बन जाएंगे साहब, ये हमारा सपना है। इन चीजों से ऊपर उठे आप। ये जहां पर हमारी सोच है ना, जब विद्यार्थियों से बात करते हैं, और साहब बीएड करूं मैं, 3rd ग्रेड में लागू, क्यों? और काम ही नहीं बचाएंगे, तरीका बचाइए, थोड़ा कुछ करिए। कॉलेज एजुकेशन में आए हो, थोड़ा अपने सपनों को बड़े सपने लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। आप में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा बहुत है, संभावनाएं बहुत है।